हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम बालाजी दुबे है और मैं बिहार में एज ए पीजीटी टीचर रिक्रूट में और मैं अभी हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ। ये आज हम लोग का क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट में आप सब ने देखा होगा, जो हम लोग ने क्लास फर्स्ट पूरा किया है उसमें आपने शुरू से लेके देखा होगा क्रोनोलॉजी के बाद सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि मैंने बताया था क्रोनोलॉजी और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। आज हम इस क्लास सेकंड में प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने कल कल लास्ट क्लास में देखा क्रोनोलॉजी क्या होता है उसके बारे में देखा। BC AD CE के बारे में, .C BP के बारे में जाना। ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ये टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी मैं इस टाइम ग्राफ से रिलेटेड फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये ग्राफ अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप और अच्छे से हिस्ट्री को समझ पाएंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आप सबको बोला था। इसके बाद मैंने सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया था, आर्कियोलॉजिक लिटरेली सोर्स में के बारे में। उसके बाद एक्सकवेशन के बारे में बताया, मेगालिथ क्या होता है वो मैंने बताया, इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये बताया। उसके बाद मैंने न्यूमिस्मेटिक क्या होता है ये बताया, लिटरेरी सोर्स में क्या क्या आता है, रिलीजियस क्या होता है, नॉन रिलीजियस क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपको, फॉरेन अकाउंट कौन कौन से थे वो सारी मैंने आपको बता चुकी है। आज ये क्लास सेकंड है, तो आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है प्री हिस्ट्री? मतलब हमारी हिस्ट्री में जो पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे वी नो प्री हिस्ट्री, कैसे हम लोग जानेंगे? वी नो अबाउट प्री हिस्ट्री, सीधा बात है, फ्रॉम द एक्सकेवेटेड प्रोडक्ट, जो हम लोग खुदाई में मिल रहा है उससे जानेंगे। फ्रॉम टूल्स, जो हमें टूल्स मिले हैं, औजार्स मिले हैं, जो भी औजार वगैरह हैं जो खुदाई में मिला है उससे। स्टोन्स, जो पुराने पत्थर हमें मिलते हैं, उस पत्थर पे कुछ लिखा हो उसके बारे में डिसाइफर करके जानेंगे। ठीक है, पॉटरी, ठीक है, जो भी चीज़ हमको खुदाई में मिला है वो सब से हम प्री हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। चलिए, प्री हिस्ट्री में और क्या जानेंगे, क्या क्या स्टेजेस है, पहले ये देख लीजिए कि स्टेजेस और टाइम पीरियड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए डिफरेंट स्टेज, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, हम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं अभी लिखूँगा इसमें अभी आएगा टाइम पीरियड, फिर से देखिए टाइम ग्राफ आएगा ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वो जो टाइम ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में भी बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ, ये टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले आप देखिए स्टेजेस, आपको भी पता है प्री स्टेज में 3 स्टेज में आ जाता है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज। ये देखिए, आप जो ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज देख रहे हैं, ये जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ये एक फेज़ है जब ये 2.5 लाख साल के हिस्ट्री से चालू होता है, पैलियोलिथिक एज। और 2.5 लाख साल पहले क्या होता था ये मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। ज्योग्राफी में बताऊंगा कि पैलियोलिथिक एज के पहले क्या था। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हेडियन टाइम, आर्कियन टाइम, पैलियोजोइक टाइम, मेसोजोइक टाइम, सेनोजोइक टाइम, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फेज आएगा ज्योग्राफी में जिसमें हम जानेंगे। उसके बाद आपको एज आते हैं, जैसे ईयॉन्स, इपॉक, ये सब डिफरेंट करेक्ट डिफरेंट ग्रुप में टाइम पीरियड को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हमें ये जानना है पैलियोलिथिक एज के बारे में। हाँ, और आज मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये हमारा जो टाइम है मैं इस टाइम को कम करके रखूँगा। जैसे लास्ट क्लास 50-55 मिनट का हो गया था, मैं सोचूंगा कि इसको और कम करूँ, 25 मिनट में, 20-25 मिनट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। लंबा भी चला जाए तो उसके लिए आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि बहुत जन देखते हैं कि
लंबे क्लास को अवॉइड करते हैं। पैलियोलिथिक एज, इसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक एज को क्या कहेंगे? मिडिल स्टोन एज। क्या कहेंगे? मिडिल स्टोन एज। न्यूलिथिक को क्या कहेंगे? न्यू स्टोन एज। क्या कहेंगे? न्यू स्टोन एज। चैल्कोलिथिक एज को क्या कहेंगे? स्टोन एंड कॉपर एज। एज, ठीक है। अब आप उसका टाइम पीरियड देखिए। टाइम पीरियड क्या है? ये देखिए 2.5 लाख साल से लेके कितने साल तक? 10,000 BC। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया ना BC का, 10,000 BC। इसका क्या टाइम पीरियड है? 10,000 से लेके 4,000 BC तक, ठीक है। अप्रॉक्स है ये सारे वैल्यू अप्रॉक्स में है। ये नहीं है कि आप एक्स को एग्जैक्ट मान के रख लीजिएगा। डिफरेंस बुक में ये डेटा डिफरेंट रहेगा, हर जगह अलग अलग बुक में ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए हम ये 7 लिख के स्लैश दे के 4,000 लिख रहा हूँ, मतलब ये कहीं 7,000 होगा, कहीं 4,000 होगा, ये वेरिएशन होते रहता है। 7,000 से 1,000 BC। और देखिए यहाँ पे हम अप्रॉक्स 2,000 से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 1,000 पे ख़त्म हो रहा है। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, एक जनरल अप्रोच होना चाहिए कि कब से कब चालू हुआ, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज है, ये हर कंट्री, डिफरेंट कंट्री का ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है, डिफरेंट कंट्री का। इवन आप हमारे इंडिया में भी देखेंगे, आप ये हमारे इंडिया में भी देखेंगे, तो ये जो आपको पैलियोलिथिक का नॉर्थ इंडिया में जो टाइम फ्रेम होगा और साउथ इंडिया का टाइम फ्रेम होगा, ये दोनों डिफरेंट होगा। नॉर्थ इंडिया का टाइम फ्रेम अगर ये हो रहा है तो साउथ इंडिया में भी कुछ वेरी होगा। जब इंडिया में ही इतना डिफरेंट है, तो आपको अगर अदर कंट्री में भी देखेंगे तो ये सब वेरिएशन आपको मिलेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम के मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फिर से मैं आप एक बार बता देता हूँ टाइम ग्राफ मैं बनाया हूँ ना, टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक बार फिर से चार्ट बना देता हूँ टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा 0, लेट्स सपोज, ठीक है। कॉमन पॉइंट याद है, 1 2 100 200 1000 2024, ठीक है। 1 2 3 1000 2000 5000 1,00,000 10,00,000 10,000 10,000 के पहले चलिए 1,00,000 1,00,000, उसके पहले चलिए 2.5 लाख, लगभग अर्थ जितना साल पहले बना है 4.45 बिलियन ईयर। वो टाइम पीछे चले जाइए, वो टाइम ग्राफ होगा, जितना आप पीछे चले जाएंगे आपका आएगा। जैसे ये देखिए, ये 2.5 लाख से 10,000, मतलब ये यहाँ से 2.5 लाख से चालू कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2.5 लाख होगा, तो 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख से लेके लगभग 10,000 कहाँ आएंगे? ये 10,000। इतना टाइप क्या था? पैलियोलिथिक एज, ठीक है। पैलियो हम आपको लास्ट क्लास में ही बताया कि पैलियो मतलब क्या होता है, अभी आगे बताएंगे। चलिए, ये 2.5 लाख हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 10,000 से लेके 4,000, तो ये 10,000 से लेके ये आ जाइए आप यहाँ पे लगभग ये 5,000, तो यहाँ पे आएगा लगभग 4,000। ये पैलियोलिथिक एज, ये हो जाएगा मेसोलिथिक एज। उसके बाद आएगा आपको 4,000 से लेके 1,000 तक नियोलिथिक एज, और उसके बाद आपको आ जाएगा चैल्कोलिथिक एज। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, केवल बिना आपको टाइम ग्राफ समझे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद हम आते हैं पैलियोलिथिक एज। ये पैलियोलिथिक एज के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे? पैलियोलिथिक एज के बारे में। कोई दिक्कत? हमें लग रहा है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर डाउट हो, मैं अब इसीलिए पूछता हूँ कि आप लोग कमेंट में कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, पैलियो मीन्स क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया हूँ। पैलियो मीन्स ओल्ड। पैलियो मीन्स क्या होता है?
ओल्ड। और लिथ मीन्स आपको ही पता है, पत्थर, स्टोन। मतलब इसको इसीलिए स्टोन एज भी कहा जाता है। देखिए स्टोन क्यों कहा जाता है, ओल्ड, पुराना, पत्थर काल। मतलब ये जितने हम स्टोन पत्थर को पढ़ पढ़ के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथ मीन्स स्टोन। तो इस ओल्ड पुराने पत्थरों को पढ़ के हम क्या क्या सीख पा रहे हैं इस एज में आ गए। जब हमारा सॉरी हमारा अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। मतलब ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा। जैसे हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कभी पूछ दे यूनिवर्स कब बना है तो आपको पता होना चाहिए 11.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अगर यही पूछ दे कि हमारा अर्थ कब बना है तो आपको पता होना चाहिए 4.5। सोचिए ब्रह्मांड कब बना है, बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये हो गया अर्थ। हमारा अर्थ, हमारा प्यारा अर्थ कब बना है, 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो आपको इसके बारे में पता होगा और ये मैं आपको ज्योग्राफी में और अच्छा से समझाऊंगा। ठीक है, ये जो पैलियोलिथिक एज है इसमें देखिए 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, होगा अर्थ बना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अर्थ। अब क्या अर्थ बनते ही अर्थ लोग आ गए होंगे, नहीं, ये एक टाइम पे है जो मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा कि अगर ह्यूमन लाइक स्पीसीज कब आए तो ये आए पैलियोलिथिक में। ठीक है, ह्यूमन लाइक। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम, ये लगभग लगभग 1 लाख 10 लाख ईयर एगो, 1 मिलियन ईयर एगो आपको ह्यूमन लाइक स्पीसीज हैं, ह्यूमंस। प्रोटो ह्यूमंस हैज़ बीन अराउंड फॉर, प्रोटो ह्यूमंस, ठीक है, हैव बीन अराउंड फॉर ओनली 1 मिलियन ईयर एगो। इसका मतलब हुआ कि लगभग लगभग ह्यूमन जैसे दिखने वाले लोग 1 मिलियन, जो कि 10 लाख के आसपास होता है, साल पहले आए हैं धरती पे। ठीक है, तो अब क्या होगा सोचिए, पैलियोलिथिक, इस समय जो क्लाइमेट था पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने बताया था आपको, देखिए 2.5 लाख से 10,000 साल, लिखिए 2.5 लाख टू 10 के BC। ठीक है, BC बिफोर क्राइस्ट, ये मेरे को बताएं, ये कॉमन पॉइंट, इधर BC, इधर AD। ठीक है, अब यहाँ आया ह्यूमंस, प्रोटो ह्यूमंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस समय पैलियोलिथिक एज में क्या है, पैलियोलिथिक एज में क्या है बताइए, कोल्ड क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट। कोई इशू इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू होगा। जब ये कोल्ड क्लाइमेट होगा तो आप इस बात को गौर फरमाइए, जब ये कोल्ड क्लाइमेट होगा तो लोग कहाँ रहते होंगे, लोग रहते होंगे आपको गुफा में। कहाँ रहेंगे लोग, लोग ज़्यादातर गुफा में रहेंगे। ठीक है, पहाड़ के गुफे वगैरह में लोग रहते थे, क्यों, क्योंकि ठंडे में बचने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट यानी इस समय होगा आइस एज के आसपास। ठीक है, इस समय जो जो उतना ज़्यादा लोग का जो टूल्स था, जो टूल्स जो था वो आपको रफ थे। कैसे थे टूल्स, आपको पूछेगा जब MCQ आएगा UPSC में आपको, तो आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पूछेगा कि पैलियोलिथिक में टूल्स कैसे थे। टूल्स आर रफ, टूल्स आर रफ। कैसे थे टूल्स, ठीक है, टूल्स आर रफ ड्यूरिंग पैलियोलिथिक टाइम। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, पूछेगा कि मैंस कैसे थे, लोग कैसे थे। मैन, लोग जो वहाँ पे ह्यूमंस रहते थे वो पैलियोलिथिक एज में वो कैसे थे, मैन वॉज हंटर गैदर। कैसे थे मैन, हंटर गैदर, जानवर पकड़ के, जानवर मार के खाते थे, हंटर गैदर्स। कोई इशू नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये लगभग लगभग आपको 10,000 BC के आसपास आया, जब पैलियोलिथिक एंड हो रहा है, आप समझिए एक टाइम आएगा ना जब पैलियोलिथिक एंड होगा, मेसोलिथिक आएगा, मिडिल एज आएगा। तो इसमें क्या होता है, जब ये पैलियोलिथिक एंड हो रहा है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिगेन हुआ। क्योंकि पहले लोग को लगा कि अब जब लास्ट लास्ट तक
ये पैलियोलिथिक एज में लोगों के पास ह्यूमन थिंकिंग भी आया कि जब हम लोग ग्रुप में नहीं रहेंगे तो हम लोग पे जानवर अटैक कर रहा था। तो जानवर से बचने के लिए हम क्या किए, ग्रुप में रहना चालू कर दिए। लोग क्या किए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चालू कर दिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, टुवर्ड द एंड, टुवर्ड द एंड स्टेज ऑफ पैलियोलिथिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिगिन। मतलब तो जब एंड में आया तो आपको क्या हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोग एक संग रहने लगे। क्यों एक संग रहने लगे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर सिंगल रहेंगे तो जानवर अटैक कर सकते हैं मेरे पे, अगर ग्रुप पे रहेंगे तो हम जानवर पे अटैक करेंगे। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पैलियोलिथिक में याद करने वाला है कि इस समय नो एग्रीकल्चर, क्या, नो एग्रीकल्चर, इस समय कोई एग्रीकल्चर नहीं था। ये पॉइंट रिमेंबर करने वाला चीज़ है कि इस समय कोई एग्रीकल्चर नहीं था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक देखिए पैलियोलिथिक में एग्रीकल्चर नहीं था। आगे बढ़े हम, पैलियोलिथिक, अब इम्पॉर्टेंट साइट देख लीजिए पैलियोलिथिक का, सम इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ पैलियोलिथिक देखिए। चलिए, इम्पॉर्टेंट साइट्स मतलब कहाँ हम पैलियोलिथिक के बारे में खुदाई में मिला, साइट्स, जगह। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट साइट्स देखिए क्या क्या है। सोहन वैली, देखिए अब पहली एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी जो पैलियोलिथिक में साइट्स आएंगे ज़्यादातर वैली होंगे, वैली, घाटी, क्योंकि घाटी में गुफा होगा, उस गुफे में लोग रहते थे। पानी के पास रहेगा, घाटी रहेगा तो क्या होगा, आपको पानी भी मिल जाएगा, उनको आराम से गुफा भी मिल जाएगा रहने को, जानवर से अटैक में भी बच जाएंगे। तो लगभग लगभग लोग वहीं पे रहते थे। ठंडा से भी बचेंगे, गुफा में रहेंगे तो क्या होगा, ठंडे से भी बचेंगे। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा, सोचिएगा बैठ के, पैलियोलिथिक एज है। तो आपको जब एमसीक्यू देगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पढ़ा हुआ ही एमसीक्यू आ जाएगा। तो आपको खुद वहाँ पे थिंकिंग करना होगा कि आइस एज होगा तो लोग गुफा में रहेंगे, गुफा में रहेंगे, नदी के किनारे रहेंगे क्योंकि उनको पानी का भी ज़रूरत है। ठीक है। और ठंडे से बचने के लिए गुफा का भी ज़रूरत है। ठीक है। और ज़्यादातर ये साइट्स जितने भी हैं वैली में है, तो इस वैली ये वर्ड आएगा, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। सोहन वैली, पहला सोहन वैली, सोहन वैली ये कहाँ पड़ता है, सोहन वैली पाकिस्तान में, कहाँ है ये, पाकिस्तान। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा। ये साइट्स का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा साइट्स पैलियोलिथिक में नहीं है जो न्यूलिथिक में होगा, समझे। तो ये साइट्स आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक रहता तो मैं बता दिया, ये आपको याद करना है, मतलब आपको याद करना ही है इसको। सोहन वैली पाकिस्तान, गोदावरी वैली, वैली मतलब देखिए नदी के किनारे सोन वैली, गोदावरी, गोदावरी रिवर, गोदावरी रियल वैली कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गोदावरी वैली। भीमबेटका, भीमबेटका ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका। भीमबेटका क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये जो भीमबेटका है ये तीनों का एग्जाम्पल है, ये तीनों का एग्जाम्पल है, किसका, तीनों का एग्जाम्पल है। जैसे आपको तीनों का एग्जाम्पल मतलब पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चेल्कोलिथिक, ये चारों जो भी साइट अभी मैंने बताया, ये बताया आपको स्टेजेस, उस सारे स्टेजेस का फॉसिल्स जो भी एविडेंस मिलते हैं खुदाई में वो सारे इधर से पाए जाते हैं। ठीक है। पूछेगा आपको क्वेश्चंस में कौन सा ऐसा साइट है जिसमें सारा साइट्स का अवशेष, फॉसिल्स मिलता है। ठीक है। भीमबेटका भोपाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपी में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका हो गया। आपको उसके बाद आएगा नर्मदा वैली, क्या आएगा, नर्मदा वैली। नर्मदा वैली कहाँ है, आपको भी पता है, मध्य प्रदेश फिर से। देखिए वैली वर्ड, वैली वर्ड, वैली वर्ड। ठीक है। तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा वैली कहाँ है, कर्नाटका, कहाँ है, कर्नाटका। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि तुंगभद्रा वैली कहाँ है, तुंगभद्रा किसका साइट है, तो पैलियोलिथिक है। सबसे इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा है क्या, ये किसका, एक रिवर है, किसका ट्रिब्यूटरी है ये आपको ट्रिब्यूटरी किसका है, कृष्णा रिवर का है। आपको पहले कितनी एग्जाम में मेरे से नहीं पूछा होगा तुंगभद्रा किसका ट्रिब्यूटरी, कृष्णा, कैसे याद रखेंगे। मानिए हम तो 50 बार भूले, लेकिन उसके बाद मैंने लिंक किया, क्या, कृष्णा जी,
क्या करते थे, तंग करते थे। तंग करते थे तो क्या हो गया, तुंगभद्रा। तो अब हमें लगता है कि अब कभी भी पूछेगा कि तुंगभद्रा किसका ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता हो जाएगा कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुंगसी, हंगसी, ये भी साइट है। हंगसी, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ये पड़ता है आपको कर्नाटका में ही। हंसी का स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर ये हो तो। उसके बाद आएगा करनूल। करनूल भी आपको कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में। ये करनूल इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पे हम ट्रेसेस ऑफ फायर पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ट्रेसेस ऑफ फायर मतलब कुछ पूछेगा कि फायर कब, कहाँ से आपको डेवलप हुआ, तो साउथ इंडिया में कर्नाटका में पाया गया सबसे पहले फायर का एविडेंस। कहाँ पे, करनूल में। कोई इशू नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे अब देखिए, आपको ये बस इतना ही जानना है कि हमें पैलियोलिथिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या, जो मैंने बता दिया। पैलियोलिथिक ओल्ड, लिथोइस पत्थर। और आपको देखिए एकदम क्रोनोलॉजी में आपको मतलब एकदम क्या मेंस में लिखना होगा, सारा लिखा हुआ आ जाएगा। इसी को आपको डिस्क्राइब करना है। वहाँ के लोग कैसे थे, टूल्स रफ था, क्लाइमेट कंडीशन कैसा था, ये सारा मैंने बता दिया। लोग कैसे थे, एग्रीकल्चर नहीं था। इन दिस स्टेज में क्या हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिगेन हुआ। क्यों सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिगेन हुआ वो भी बता दिए। क्योंकि लोग को लगा कि हम अकेले रहेंगे तो हमारे लिए लाइफ पे खतरा है जानवरों से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको इम्पोर्टेंट साइट्स सारे, जो आपको जहाँ जहाँ पैलियोलिथिक का एविडेंस पाया गया है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेसोलिथिक एज में। किस में आ जाते हैं, मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज में आ जाते हैं। ठीक है, मेसोलिथिक एज मैंने आपको बताया कब से कब, बताइए। लगभग 10,000 से लेके 4,000 के आसपास। 10,000 से लेके 4,000 बीसी टाइम फ्रेम याद है। ये इधर एडी, इधर बीसी या बीसीई, इधर सीई याद है, 0 1 2। अब इधर तो आपको इधर 2024 तक, इसके बाद यहाँ से पूरा चल जाए 4.5 बिलियन। तो 10,000 से 4,000 बीसी में क्या, मेसोलिथिक एज। ये मेसोलिथिक एज, इसको और क्या कहते हैं, मिडिल स्टोन एज। ठीक है, मेसो, मिडिल, लिथ मतलब पत्थर। ठीक है, मिडिल स्टोन एज। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वहाँ पे मैं आप लोग देखिए आइस एज था। क्लाइमेट वहाँ का कैसा था, ठंडा क्लाइमेट था। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट। धीरे धीरे टेम्परेचर कैसा हुआ, गर्म होने लगा। टेम्परेचर कैसा हुआ, गर्म होने लगा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर गर्म होने लगा। जब टेम्परेचर गर्म हुआ, जब टेम्परेचर गर्म होने लगा तो आपको क्या होगा, जब टेम्परेचर गर्म होने, पहले ठंडा था तो लोग गुफा में रहते थे, इसमें बताए थे। तो अब लोग गुफा से निकल के नए एरिया में आए। वार्म क्लाइमेट, सो मैंस मूव टू न्यू एरिया। क्या हुआ, लोग नए एरिया की तरफ मूव होने लगे। कोई इशू नहीं हो, समझ में आ गया। वार्म क्लाइमेट था तो लोग नए एरिया में मूव किए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टूल्स, टूल्स कैसे होंगे यहाँ पे, पहले वहाँ पे रफ टूल्स थे, यहाँ पे पैलियोलिथिक में रफ टूल्स थे। अब यहाँ पे कैसे टूल्स होंगे, टूल्स बिकम शार्प एंड पॉइंटेड। मतलब नोखीला टूल्स आ गए। मान लीजिए पहले अगर टूल्स ऐसे होंगे पत्थर, ठीक है, तो अब टूल्स कैसे होंगे, लगभग ऐसे टूल्स हो गए, ताकि आसानी से वो जानवर को अटैक कर पाए। ऐसे टूल्स में तो आपको पता है ज़्यादा आसानी से वो पत्थर से जानवर को अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा पत्थर होगा, ऐसा पत्थर अब खुदाई में मिलने लगा, तो कैसा होगा, शार्प और पॉइंटेड हो गया। ठीक है, पॉइंटेड, कोई दिक्कत। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आएगा, क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन, एनिमल बिगिन। इसका मतलब जो आपके लोग हैं,
जो वहाँ पे जो लोग हैं वो जानवर को पालने लगे। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लोग क्या करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे, जो भी जानवर हैं उनको पालने लगे, काऊ वगैरह। कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजोलिथिक का, ये पूछेगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब चालू हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब चालू हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेजोलिथिक एज में चालू हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट फिर से नो एग्रीकल्चर, फिर ये पॉइंट आ गया, नो एग्रीकल्चर। इस समय भी कोई एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट साइट्स, ये वो हो गया आपका। अब आ जाइए आप इम्पॉर्टेंट साइट्स पे। क्या आ जाएंगे इम्पॉर्टेंट साइट किस चीज़ का, मेजोलिथिक का। इम्पॉर्टेंट साइट्स में आइए, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट साइट्स होगा बताइए आप, लिखिए कॉपी में। बागोर राजस्थान, बागोर जगह है राजस्थान में, ये आपको याद करना होगा, ऐसे आपको नहीं होगा। अगर आप सब इजी चीज़ सोचेंगे कि बिना याद किए काम हो जाए तो ऐसे नहीं होगा, आपको टाइम देना होगा। बिना टाइम दिए कुछ नहीं मिलता है। आजकल लोग चाहते हैं कि बिना टाइम दिए ही जॉब लग जाए, ये हो जाए, नहीं हो पाएगा। आदमगढ़ लिखिए, आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपको, एमपी में, नर्मदा वैली के पास, एमपी में, एमपी में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान। भीमबेटका देखिए फिर से आ गया ना, तो ये आपको तो पता होगा, बताइएगा, एमपी। ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग 500 पेंटेड पेंटिंग लगभग लगभग मिलता है, 500 पेंट लगभग लगभग अप्रॉक्स। दीवालों पे भीमबेटका का केव देखिए गुफा में, तो उसके इस गुफा में अंदर में अलग अलग डायग्राम चित्र वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, सराय नहर राय, ये साउथर्न यूपी में पड़ता है, यूपी में, साउथर्न यूपी। बिरभानपुर, ये इम्पोर्टेंट है, बिहार के जो बंगाल के जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। दामोदर वैली, दामोदर वैली में होता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट साइट्स। ठीक है, बागर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी, ठीक है, भीमबेटका भोपाल, सराय नहर राय साउथर्न यूपी, बिरभानपुर दामोदर वैली वेस्ट बंगाल। अब एक चीज़ आपने देखा होगा, जो पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक जो दो साइट्स आपने देखा, इस दो साइट्स में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, दैट कि लोग जो है, जो लोग हैं वो नदी के किनारे रह रहे हैं। पहला चीज़ कि लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, क्यों, ताकि आसानी से पानी मिल पाए, लोग क्या करें, नदी के किनारे रह रहे हैं। और दूसरा चीज़, लोग पहाड़ पे रह रहे हैं, मतलब गुफा में, ताकि वो ठंडे से, बरसात से अपने को, जानवर से, तीनों चीज़ें, टेम्परेचर, ठीक है, एनिमल, एनिमल टेम्परेचर, एनिमल, ठीक है, और रेनफॉल वगैरह से अपने को बचा पाए। कहाँ रह रहे, गुफा में। और लोग नदी के किनारे क्यों रह रहे हैं, ताकि वैली याद है ना, बताया अभी डायग्राम में, ताकि वो अपने को पानी का भी कंटिन्यू, पानी भी पा सके। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या आ जा रहा है, नियोलिथिक एज। ये वाला हो गया आपको दोनों समझ में आ गया कि लोग अभी माइग्रेट ज़्यादा दूर हुए नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं किस पे, कलर चेंज करते हैं पेन का, लाइट ले लेते हैं ये वाला कलर। ठीक है, अब क्या आ जाते हैं, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट है नियोलिथिक एज, क्या है इम्पॉर्टेंट, इसका टाइम पीरियड पहले तो याद रखिएगा, 4000 से लेके 1000 BC के आसपास आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं होगा। 4000 BC से 1000 BC से टाइम ग्राफ याद होगा आपको, टाइम ग्राफ 4000 यहाँ होगा, ठीक है, से 1000 ये हो जाएगा आपको न्यूलिथिक का टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये नियो क्यों पढ़ा होगा आगे हम बताएंगे। क्या लिखिए, नियो क्यों कहा जा रहा है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का शुरुआत हो गया, इसीलिए हम इसको नियोलिथिक एज कहते हैं। कुछ नया, नियो मतलब क्या होता है, नया। तो यहाँ पे क्या नया हुआ, एग्रीकल्चर का शुरुआत हो गया, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाइड स्प्रेड, देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाइड स्प्रेड मतलब फैल गया, जो मतलब जो हम लोग जानवर पाल रहे थे और ज़्यादा लोग पालने लगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए यहाँ पे जो है आपको वीट और अर्लीस्ट एविडेंस खेती का कहाँ से पाया जाता है, अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से पाया जाता है नियोलिथिक एज का, कहाँ से पाएंगे, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, वहाँ से, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। लगभग ये देखिए टाइम फ्रेम देख रहा है, 7000 BC के आसपास, कहाँ 7000 BC के आसपास। बोले ना कि इसका एक टाइम नहीं है, कभी बैक में जाएगा कभी आगे जाएगा, अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम फ्रेम। बस आपको एवरेज एक टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए, 4000 से 1000, उससे ऊपर नीचे आपको एडजस्ट कर सकते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, ठीक है। क्या कल्टीवेशन हम मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पाते हैं, वीट और कॉटन का, वीट एंड कॉटन का कल्टीवेशन हम पाते हैं, कहाँ पे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, ठीक है। आगे बढ़े, अब लोग यहाँ से आगे बढ़े, देखो जब भी खेती होगा तो अब लोग कहाँ मूव करेंगे, प्लेन एरिया में, कोई इशू, खेती हमेशा प्लेन एरिया में, तो लोग अब माइग्रेट हुए, लेकिन ज़्यादा दूर हिल एरिया से नहीं गए। लोग माइग्रेट होके आगे बढ़े, लेकिन हिल एरिया से उतने दूर नहीं गए अभी, ठीक है। हिल एरिया से तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सेटलमेंट्स आउटसाइड बट नॉट वेरी फार, सॉरी गलती हो गया, नॉट वेरी फार फ्रॉम, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हिली एरिया, कोई इशू, हिली एरिया से दूर नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एग्रीकल्चर हो जाएगा तो इसका मतलब अब लोग यहाँ पे कुक्ड फूड यूज़ होने लगा, खाना बता, विल, पॉटरी, ये सब खुदाई में मिला है, ठीक है। मतलब विल मतलब जो जहाँ पे पॉटरी बनाते हैं, घड़ा वगैरह, वो हो गया, पॉटरी हो गया, घड़ा वगैरह। पॉलिश टूल, अब जो पहले स्टोन था, आप देखिए कि आपको कैसा हो गया था, पहले तो रफ था, फिर आपको कैसा आ गया, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी था, टूल्स बिकम शार्प एंड पॉइंटेड हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे पॉलिश्ड भी आ गया, पॉलिश्ड टूल, शार्प और पॉइंटेड तो है लेकिन पॉलिश्ड, कोई इशू। आगे बढ़े, सबसे इम्पोर्टेंट साइट सीसी का है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछता है। मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है बहुत सारा, तो मुझे आइडिया है कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछेगा। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरा बनाया हुआ नोट्स लिख लिया, उसको रिवीजन कर लिया, 2 बार कम से कम आपको ये क्लासेस देखनी ही होगी, क्योंकि अभी डेटा चल रहा है इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री वैसे भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स रहेगा, जिसको आपको रिमाइंड करना है। मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली उसको लिंक कर पाएंगे, और जब आप लिंक कर लेंगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो आप 2-3 बार देखने का कोशिश कीजिएगा एक वीडियो का, मुझे लगता है कि आराम से आपको याद है। इंपॉर्टेंट साइट्स लिखिए, किसका, नियोलिथिक एज का, बुजुहुम, देखिए बुजुहुम कहा जाता है इसको। ये कहाँ पड़ता है बुजुहुम, बुजुहुम पड़ता है श्रीनगर में, कहाँ, श्रीनगर। ये क्या है बुजुहुम, या श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्या पड़ता है, पिट ड्वेलिंग है, क्या है, पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए बुर्जमुम में एक पिट गड्ढा बना के लोग खाना वगैरह स्टोर करते हैं, ऐसे गड्ढा, मान लीजिए प्लेन लैंड है, ठीक है, इसी में गड्ढा बना दिया ऐसे,
ठीक है। और इसी में लोग अपना खाना या खुद भी रहते थे, ठंडे से बचने के लिए कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो मेनली फूड स्टोर करते थे या खुद रहते थे इसी में, ठीक है। गड्ढा बना के, इसी पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा, पिट ड्वेलिंग। ये बुर्जमहूम में भी यही है, गुफ्रकल में भी यही है, गुफ्रकल, ठीक है। ये कहाँ पड़ेगा, श्रीनगर में ही। ये भी क्या है, पिट ड्वेलिंग है। क्या है, पिट ड्वेलिंग है। मतलब ये अगर ये प्लेन लैंड है लेट सपोज, तो इसी में से क्या करेंगे, ये इतना जगह को ये पूरा मिट गया, सॉरी, ऐसे है मान लीजिए आप, तो गड्ढा बना के इसी में रहते थे, खाना वगैरह स्टोर करते थे। तो ये आपको पता चल गया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में क्या है, लिख लीजिए। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में वीट और कॉटन का कल्टीवेशन, वीट और कॉटन का कल्टीवेशन, ठीक है। पहला एविडेंस पर मिलता है कहाँ पे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो पड़ता है पाकिस्तान में है। ये क्या मिलता है, वीट और कॉटन का कल्टीवेशन का। पूछेगा कहाँ पैदा पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और एक लिखिए, राइस का कल्टीवेशन कहाँ पाया जाता है, लिखिए कोल्डीवा। ये कोल्डीवा कहाँ है, इलाहाबाद के पास है, नियर इलाहाबाद। ये क्या है, इलाहाबाद के पास, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। किस चीज़ का कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन का, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस का कल्टीवेशन, ठीक है। और ये कहाँ पे है, बेलन रिवर वैली, ये याद रखिए, क्या इसी के पास में है, बेलन रिवर वैली। क्या पे मिलता है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है, कोल्डीवर, इलाहाबाद, यूपी, ठीक है। लगभग 600 BC के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ें। चिरांड, ये पूछता है बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी में, चिरांड बिहार में, ठीक है, वैशाली वगैरह के पास में है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है। कहाँ है, नॉर्थ कचार हिल, नॉर्थ कचार हिल कहाँ है, असम में है। ये इंपॉर्टेंट साइट से आपको याद करना ही होगा, कभी भी कुछ भी छोटा छोटा वाला भी पूछ देता है, यूपीएससी के लिए भी पूछ देगा आराम से, तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। गारो हिल, गारो तो सबको पता है, मेघालय। उसके बाद डूजोंग हॉर्डिंग पूछेगा, डूजोली हार्डिंग, ये कहाँ है, असम में है। उसके बाद भीमबेटका, ये तो सबको पता है, लास्ट हर जगह, कहाँ है, भोपाल, कोई दिक्कत, एमपी। सारा आप नोट कीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई, आप छोड़ नहीं सकते, बात को समझिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जब बोल रहे हैं तो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप अगर क्लास करके चल जाते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। अब आ जाइए आप क्या, चैल्कोलिथिक कल्चर, आपने वो देख लिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक को नियोलिथिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाएगी। अब आ जाइए आप क्या, चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है यार, ये नियोलिथिक का ही पार्ट है। जब यहाँ पे क्या यूज़ होने लगा, कॉपर या ब्रॉन्ज, फर्स्ट मेटल यूज़ पूछेगा, कॉपर फर्स्ट मेटल यूज़, इसलिए चैल्कोलिथिक कहा जाता है। कॉपर या ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ठीक है। कॉपर ब्रॉन्ज यूज़ होना चालू हो गया, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, लगभग 2000 BC के आसपास बताए थे ना आपको, 1000-2000 के आसपास है, ठीक है। तो लिख लीजिए, टुवर्ड द एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड, metal like copper and bronze were used start using, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज स्टार्ट हो गया यूज होना,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट कौन सा है? आपको भी पता है, सबसे फेमस, जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट कौन सा होगा बताइए? आईवीसी, पता है ना? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। और बढ़िया तरीका से आईवीसी आपको समझ में आएगा। देखिए क्रोनोलॉजी सीधा में एकदम कैसे आया, मैंने आपको बताया ना, आपको एक एक चीज़ समझ में आया, कैसे आया, क्या हुआ, इसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला टॉपिक वही रहेगा, आईवीसी ही रहेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आईवीसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अभी भी ले लिखिए इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक कल्चर, इंपॉर्टेंट फीचर लिख लिए पहले। फीचर, फीचर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है चैल्कोलिथिक साइट का? ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या हो गया, पॉटरी था। पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में क्या था, पॉटरी हो गया, पॉलिश पॉटरी यूज़ होने लगा था, घड़ा वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कलर्ड पॉटरी। क्या हो गया, कलर्ड पॉटरी। मतलब जो पॉटरी भी है वो पेंटेड है। ठीक है, पेंटेड है। मान लीजिए ये घड़ा टाइप है, तो ये घड़ा क्या होगा, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा, कैसे घड़ा बनता है, ये आया ऐसे ऐसे टाइप का। तो ये घड़ा में क्या है, पेंट है। घड़ा कैसा है, पेंट है, कलर्ड पॉटरी। क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन चाहे अभी भी हो रहा है। बस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या है, रिलीजियस बिलीफ डेवलप्ड हो गया। क्या हुआ, रिलीजियस बिलीफ। पूछेगा कि कौन सा कब रिलीजियस बिलीफ डेवलप्ड हो गया, तो लोगों के अंदर रिलीजियस धार्मिक चीज़ें आने लगी, रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, विलेज एक कम्युनिटी की तरह रहने लगा। विलेज, छोटे छोटे विलेज में लोग रहने लगे, विलेज ग्रुप बना के, कम्युनिटीज। कोई इश्यू, रिलीजियस बिलीफ, नो बिग सिटी स्मॉल विलेज। ठीक है, कोई बड़ा सिटी नहीं था, लिख लीजिए यहाँ पे, नो बिग सिटी, कोई एक बड़ा सिटी नहीं था। ठीक है, स्मॉल सिटीज़ था, एक्सेप्ट एक ही बड़ा सिटी ना, एक्सेप्ट आईवीसी। आईवीसी बहुत बड़ा था, बताएंगे आगे। पूरा पाकिस्तान वगैरह आज का इंडिया सब कवर था उसमें, आईवीसी में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ये वर्ड देखिए, फोर्टिफाइड सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट। ठीक है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट मतलब क्या होता है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट बताता है, बता रहे स्पेलिंग थोड़ा सा लिखने में थोड़ा टाइम ये हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दीवार बना देंगे चारों तरफ से। ठीक है, और उसमें कुछ मान लीजिए कुछ तीर वगैरह लगा दे या बंदूक लगा दे। ठीक है, चारों तरफ से, या बाहर में थोड़ा सा गड्ढा खोद दें। ठीक है, ताकि लोग अंदर ना आ पाए। फोर्टिफाइड मतलब वही है कि जहाँ रह रहे हैं उसके चारों तरफ से ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दे कि बाहर से अटैक जानवर वगैरह कोई और इंसान ना कर पाए। ठीक है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट मतलब आप समझ गए। तो आप लिखिए, उसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंट साइट्स। क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स, जहाँ हम पाते हैं साइट्स। ठीक है, लिखिए इंपॉर्टेंट साइट्स। अब चैल्कोलिथिक कल्चर देखिए, इसमें नाम आएगा आहार कल्चर। आहार कल्चर का है राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट आहार कल्चर। गणेश्वर कल्चर, क्या, गणेश्वर कल्चर। ये देखिए, हमें भी, ये भी राजस्थान में, हमें भी याद करने के पढ़ने के लिए या मतलब ये सब डायरेक्ट नाम याद नहीं हुआ है। 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ने के बाद याद होता है कि ये गणेश्वर कल्चर का है राजस्थान। आपको पढ़ना होगा, टाइम देना होगा, नहीं तो आप अगर एक बार में सोचिएगा कि याद हो जाए, नहीं होगा। मैं भी बोल दे रहा हूँ, नहीं होगा। बहुत लड़के सोचते हैं कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, याद हो जाएगा। आपको 2-3 बार पढ़ना ही होगा। जोड़वे और इनाम गाँव, जोड़वे एंड इनाम गाँव, ये कहाँ है, जोड़वे इनाम गाँव कहाँ है, महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। फिर क्या आ जाता है, दाइमाबाद। दाइमाबाद एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है, जोड़वे और इनाम गाँव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद पूछता है, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र।
कहाँ है? महाराष्ट्र। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। ये भी पूछा एक एग्ज़ाम में, दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये वर्ड याद रखिएगा, प्रवार नदी, प्रवारा रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक एग्ज़ाम में मैंने दिया है, तो मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है कि दाइमाबाद प्रवारा रिवर के पास है। और उसके बाद एक और लिख लिया, मालवा कल्चर, मालवा कल्चर, ठीक है। मालवा कल्चर का नर्मदा के पास है। ये वेस्टर्न एमपी में पड़ता है, वेस्टर्न एमपी में, ठीक है, नर्मदा रिवर के पास है, ठीक है, नर्मदा रिवर के पास है, ठीक है। और हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आज क्या पढ़ा मैं आपको बता दूं पहले ही। मैंने आज प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। प्री हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। सबसे पहले पैलियोलिथिक का टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ 2.5 लाख से 10,000, मेसोलिथिक में 10,000 से 4,000, नियोलिथिक में 7,000 4,000 से लेकर 1,000, चैल्कोलिथिक में 2,000, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, ये हो गया। उसके बाद मैंने टाइम ग्राफ पढ़ाया आपको। टाइम ग्राफ के बाद मैंने बताया कि कौन सा कब किस टाइम में है, आप देख लीजिएगा। पैलियोलिथिक एज में बता दिया कितने साल पहले में, ओल्ड और लिथ में स्टोन वगैरह। उस समय ह्यूमंस लाइक से ठंडा टाइम क्लाइमेट था, टूल्स कैसे थे, रफ थे। मैंस वाज हंटर गैदर, मैन जो जानवर को मार के खाते थे। नो एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। टुवर्ड द एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिगिन, मतलब जब ये एंड पे है तो सोशल इंपॉर्टेंट साइट्स बता दिए। ये आपको याद करना होगा, सोन वैली पाकिस्तान, गोदावरी वैली महाराष्ट्र, भीमबेटका भोपाल, नर्मदा वैली एमपी, तुंगभद्रा वैली कर्नाटका, हुंसी कर्नाटका, कर्नूल कर्नाटका। मेसोलिथिक एज में आपको मैंने बता दिया, मेसोलिथिक 10,000 से 4,000 बीसी के आसपास। वार्म क्लाइमेट, टाइम टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म हुआ। मैन जो लोग थे वहाँ न्यू एरिया में मूव किया। अब टूल्स कैसे हो गए, शार्प और पॉइंटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाइड स्टार्ट हो गया, कब से? मेसोलिथिक में, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर नहीं थी। इंपॉर्टेंट साइज बता दिए, बागर राजस्थान, आदमगढ़ नर्मदा वैली एमपी में पड़ता है, भीमबेटका भोपाल, सरायनगरा साउथर्न यूपी, बिरबानपुर दमादुर वैली एमपी। नियोलिथिक वेस्ट बंगाल, ठीक है। नियोलिथिक एज में आ जाइए, 4,000 से रहता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाइड स्प्रेड। अर्लीस्ट एविडेंस किस चीज़ का? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में क्या मिलता है? वीट और कॉटन आपको। सेटलमेंट आउटसाइड बट नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द हिल एरिया, ठीक है, दूर नहीं गया। कुक्ड फूड, व्हील पॉटरी। इंपॉर्टेंट साइट बुरजूहूम, गुफरकल, जो आपको बता दिए दोनों क्या है, पिट ड्वेलिंग है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, आगे भी बताया, कॉटन कल्टीवेशन। कोल्डिवा नियर इलाहाबाद, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन मिलता है बेलन रिवर वैली में। चिरांड हो गया बिहार में, ब्राह्मगिरी कर्नाटका, नॉर्थ कचार हिल असम, गारो हिल मेघालय, डूजॉल हॉर्डिंग आपको असम में पड़ता है, भीमबेटका भोपाल में पड़ता है। ये आपको नाम याद करना होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चैल्कोलिथिक एज में ये रिवीजन चला, इसीलिए मैं फास्ट बोला। चैल्कोलिथिक एज में कॉपर फर्स्ट मेटल यूज, ठीक है। टुवर्ड द एंड न्यूलिथिक पीरियड मेटल लाइक कॉपर और ब्रॉन्ज यूज होने लगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइज आईपीसी, ठीक है। फीचर देख लीजिए, कलर पॉटरी, क्रॉप कल्टीवेशन चालू हो गया। रिलीजियस बिलीव डेवलप्ड, ये इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस विलेज कम्युनिटी हो गया। फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट देख लीजिए, आहार कल्चर, ज्ञानेश्वर कल्चर, जोड़वे इनाम का, दाइमाबाद, मालवा कल्चर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर क्लास 3 में पढ़ेंगे आईवीसी के बारे में। और मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा, आप अपने कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो। और जब मैं आईवीसी पढ़ा लूँगा तो मैं आपको एमसीक्यू भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए सारे कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू।